साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वसंत भाग 2 का पाठ 18 पढ़ाऊंगा, जिसका शीर्षक है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज। छात्रों, इस चैप्टर की विस्तृत व्याख्या आपको पहले ही मैं समझा चुका हूँ। आज इस चैप्टर में जो भी कठिन शब्द हैं और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो मैं लिखाऊंगा। तो आप लोग अपनी अपनी नोटबुक निकालिए और लिखिए। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए। एक तरफ आप शब्द लिख लीजिए और दूसरे तरफ अर्थ लिखिए। पहला शब्द देखिए, कष्ट साध्य मतलब कठिनाई से प्राप्त होने वाला। धीरज धैर्य, अंश हिस्सा। जुझारू मतलब जूझने वाला जो हार ना माने। लिस्ट सूची। कृत्रिम मतलब होता है बनावटी, जैसे उसमें बात आती ना कृत्रिम घास की, तो बनावटी घास। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब होता है सम्मान। दबदबा रौब। कदकाठी शरीर की बनावट। विस्मय मतलब होता है हैरानी। फिसड्डी पिछड़ा हुआ मतलब जो पढ़ने में पीछे, वहां पर बात आई थी ना कि मैं पढ़ने में बहुत फिसड्डी था, मतलब वो पढ़ने में पीछे थे, बहुत अच्छे पढ़ने में नहीं थे। तुनुक मिजाज, तुनुक मिजाज मतलब होता है चिड़चिड़ा स्वभाव का, या जो छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाए, ऐसे व्यक्ति को हम चिड़चिड़े स्वभाव वाला बोलते हैं, तो उसी को कहते हैं तुनक मिजाज। अहमियत मतलब होता है महत्व। चैप्टर में बताया गया है आपको, वो जब वहां पर विनीता पांडे पूछती हैं कि आपके परिवार की आपके जीवन में क्या अहमियत है, तो वही आपके परिवार की आपके लिए क्या महत्व है, ये अहमियत मतलब महत्व। गुर, गुर मतलब होता है तरीका या उपाय। आक्रामक मतलब गुस्सैल। साक्षात्कार मतलब भेंट या वार्ता, या जिससे मुलाकात होना, किसी से बातचीत करना। शोहरत प्रसिद्धि, प्रेरणा उत्साहित करना। बिना लाग लपेट के, बिना हेर फेर का मतलब बदलाव ना करके सीधे सीधे कह देना। अब बच्चों, ये तो आपके जो भी कठिन शब्द थे आप लोग लिख लिए होंगे। इसके बाद आप प्रश्नोत्तर हेडिंग डालिए। प्रश्नोत्तर ऐसे भी आप प्रश्न और उत्तर लिख सकते हो, नहीं तो आप इसी प्रकार से भी लिख सकते हो। पहला प्रश्न लिखिए, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्लै की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। आपको ये बताना है कि जब ये साक्षात्कार आप पढ़ते हैं, इसको पढ़ने के बाद आपके मन में कैसी भावना जागृत होती है धनराज पिल्लै को लेकर, उनकी किस प्रकार की छवि आपको समझ में आती है, वो आपको बताना है। उत्तर लिखिए, धनराज पिल्लै का साक्षात्कार पढ़कर यही छवि उभरती है कि वे दुबले पतले दिखने वाले, सीधा सरल जीवन व्यतीत करने वाले, मध्यवर्गीय परिवार से नाता रखने वाले भावुक व्यक्ति हैं। उनका बचपन बड़ी कठिनाइयों में बीता, क्योंकि पारिवारिक व आर्थिक मजबूरियां आड़े आती हैं। जीवन में हर छोटी बड़ी चीज को हासिल करने के लिए जूझना पड़ा है। हॉकी का प्रसिद्ध खिलाड़ी बनने का उनका सफर आसान नहीं था। वह अपने घर परिवार, करीबी रिश्तेदारों व मित्रों की बहुत इज्जत करते थे। हॉकी से उन्हें गहरा लगाव था। लोग भले ही उनको तुनुक मिजाज समझें, लेकिन वे बहुत दयालु व सरल व्यक्ति हैं। तो छात्रों, इस प्रकार से आपको जब चैप्टर पढ़ा रहे थे उस समय भी मैं बताया था कि उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। वो बहुत गरीब परिवार के थे और उनके लिए छोटी छोटी वस्तुएं भी इकट्ठा करना बहुत ही कठिनाई पूर्वक उन्होंने जीवन व्यतीत किया था। और
अपने घर परिवार सबकी बहुत बहुत सम्मान करते थे। वो बहुत ही भावुक थे, किसी को भी कठिनाइयों में नहीं देख सकते थे। तो ये चीज़ें आपको मैं पहले भी चैप्टर समझाते समय बताया था। प्रश्न नंबर 2 देखिए, दूसरा प्रश्न। धनराज पिल्लै ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफर का वर्णन कीजिए। आपको ये बताना है कि जो धनराज पिल्लै हैं, हॉकी के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, वो एकदम सामान्य परिवार से थे और वहाँ से उठ कर के एक सितारा के रूप में, मतलब कि एक बहुत ही प्रसिद्ध आदमी के रूप में उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ये जो इनका सफ़र था, इसके बारे में आपको बताना है लगभग 100 शब्दों में। उत्तर लिखिए। धनराज पिल्लै की जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा बहुत ही संघर्षपूर्ण है। उनका जीवन अत्यंत कष्ट साध्य और मुश्किलों से भरा रहा, क्योंकि उनका परिवार बहुत गरीब था। एक हॉकी स्टिक खरीदने की भी उनकी हैसियत नहीं थी। एक सामान्य सी हॉकी स्टिक भी खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी। शुरू में तो दोस्तों से उधार लेकर और बाद में बड़े भाई की पुरानी स्टिक से ही उन्होंने काम चलाया। लेकिन उनकी कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय व लगन ने उन्हें जीवन की हर मुश्किलों का सामना करने की शक्ति दी। मात्र 16 वर्ष की उम्र में सन 1985 में मणिपुर में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का अवसर प्राप्त हुआ। सन 1986 में उन्हें सीनियर टीम में स्थान मिला और इसी वर्ष उन्हें ऑलविन एशिया कप के लिए चुन लिया गया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और निरंतर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे तथा लोगों के प्रिय हॉकी खिलाड़ी बन गए। तो छात्रों, इस प्रकार से उनका जो सफर था बहुत ही कठिन था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तमाम मुश्किलें जीवन में आई, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, बल्कि उनसे जूझते हुए, संघर्ष करते हुए वे आगे बढ़े। ये सारी चीज़ें आपको जब चैप्टर में पढ़ाया था उस समय भी समझाया था कि किस प्रकार से वो एक सामान्य से परिवार से, जहाँ पुणे की तंग गलियों से होकर के मुंबई तक का उनका सफ़र किस प्रकार से था, किस प्रकार का उनका जीवन था। और बचपन में वो बताते हैं कि माँ हमारी किस प्रकार से हम भाइयों बहनों को पाल पोस कर बड़ा करती हैं, एक एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए किस प्रकार से हमको जूझना पड़ता था। और जब वो खेलते थे उस समय भी किस प्रकार से अपने साथियों से ही पुरानी स्टिक लेकर, या जब वो लोग खेलते होते थे तो उनकी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था कि जब वो लोग खेल लें तब हम खेलेंगे। तो ये तमाम चीज़ें उनके जीवन में आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। तो इससे हम लोगों को भी सीख लेना चाहिए कि अगर हमारे भी जीवन में कभी इस प्रकार से कठिनाई आती है तो हमको हार नहीं मानना है, बल्कि इन सब ऐसी कठिनाइयों के साथ संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, दूसरा। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्लै की इस बात का क्या अर्थ है? छात्रों, आपको ये बताना है इस प्रश्न में कि जो धनराज जी कहते हैं कि मेरी जो माँ है उन्होंने मुझे सिखाया है कि जो तुम्हें प्रसिद्धि मिली है इस खेल के कारण, तो उसको संभाल कर रखना, उसको तुम बहुत ही विनम्रता के साथ संभालना। तो इसका क्या अर्थ है? उत्तर लिखिए। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज की इस बात का अर्थ है कि मनुष्य चाहे जितना ऊंचा उठ जाए, परंतु उसमें घमंड की भावना कभी नहीं होनी चाहिए। माँ की इसी सीख को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया है कि प्रसिद्धि प्राप्त करने पर सदा विनम्र रहना चाहिए, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अपनी माँ द्वारा दिए गए संस्कारों के कारण आज भी वे इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद भी विनम्र स्वभाव के हैं। तो छात्रों, इस प्रकार से जो उनकी माँ ने उनको सिखाया था कि आप चाहे जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाइए, लेकिन आप अपने अंदर घमंड मत लाइए, अपने अंदर इतना अभिमान मत भर लीजिए
कि दूसरों को समझ ना पाइए। तो घमंड मत करिए कभी भी, चाहे जितनी भी प्रसिद्धि आपको मिल जाए। इसीलिए कहा जाता है कि आज भी जो धनराज जी हैं उनमें उसी प्रकार की विनम्रता है, उसी प्रकार का उनका स्वभाव है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, अगला जो है प्रश्न नंबर 4, धनराज पिल्ले को कृत्रिम घास पर खेलने का अवसर कब मिला? उत्तर लिखिए, जब वे राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने दिल्ली आए थे। जब वे दिल्ली गए थे उस समय वो देखते हैं कृत्रिम घास। अगला प्रश्न लिखिए, प्रश्न नंबर 5, धनराज पिल्ले का सीनियर टीम के लिए चुनाव किस वर्ष में हुआ? उत्तर लिखिए, 1986 में, सन 1986 में। प्रश्न नंबर 6, कृत्रिम घास से क्या अभिप्राय है? आपको ये बताना है कि जो बनावटी घास होती है, कृत्रिम घास होती है, इसका क्या मतलब है? उत्तर लिखिए, कृत्रिम घास ऐसी होती है जो कालीन की तरह बिछाई जाती है, यह मिट्टी में नहीं उगती। ठीक, तो छात्रों इस चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर यहीं पर समाप्त होते हैं। आप सभी लोग अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए, और जो भी छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें, और अपने साथियों के पास भी जो दूसरे विद्यालय में पढ़ते हैं या कि और भी ऐसे छात्र हैं जो इस क्लास में पढ़ते हैं, उनके पास आप लोग ज़रूर से इसको शेयर करें, जिससे और भी छात्र लाभान्वित हों। धन्यवाद।